ऑनलाइन यूट्यूब माइनिंग ज्ञान वालों ने सॉल्व किए थे, वो सब देख के ऐसे ही रफली एग्ज़ाम देने गया था, तो उसमें भी 478 रैंक आ गया था सर थर्ड ईयर। तो ऐसा क्या था कि जिसने आपको माइनिंग लेने पे मजबूर करा? थर्ड ईयर तक तो गेट का हमको उतना नॉलेज नहीं था सर, मतलब गेट होता है माइनिंग के लिए होता है, CIL आता है, इतना पता था बस। बाकी गेट में पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सब सेकेंड ईयर तक उतना क्लैरिटी नहीं था। तो फाइनल ईयर में आपने ऐसा क्या करा कि एट अ सडन जंप रैंक हुआ आपका? इन द सेंस कि मतलब सुबह 8 से 5 तक हम लोग जनरली बिजी रहते हैं, तो ऐसा जो बिजी रहने की वजह से हमारी हैबिट बन जाती है कि हार्ड वर्क करना नॉर्मल सा हो जाता है सर। तो जब पढ़ने बैठते हैं तो 4-5 घंटे पढ़ना नॉर्मल लगने लगता है। और उसने आपको कितना हेल्प करा आपकी गेट प्रिपरेशन में? क्योंकि हम लोग गेट में क्या होता है, हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं 3-4 साल, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर का कितना ज़्यादा रोल है गेट प्रिपरेशन में? तो ऐसा कोई मतलब मशीनरी नहीं था जो मैं नहीं देख पाया, और UCIL जैसे गए थे तो वहाँ SDL और बाकी मशीनरीज भी देख लिए थे। तो वो रियलिटी चेक नहीं मिलता है कि कैसा मशीन्स होता है, कैसा वर्किंग लाइफ होता है माइंस में, कैसा मेथड दिखता है बोर्ड एंड पिलर, या कैसा स्टोप दिखता है मेटल माइनिंग में। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं हूँ आयुष कुमार एंड आपके इस चैनल माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है धनंजय पटेल जी, जो कि NIT राउरकेला के स्टूडेंट हैं। इन्होंने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 में ऑल इंडिया रैंक 33 अचीव करा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम धनंजय जी के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो धनंजय जी, मैं आपको माइनिंग ज्ञान की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 में ऑल इंडिया रैंक 33 अचीव करा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको इसके लिए। थैंक यू। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले धनंजय जी, आप अपने बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप कहाँ से हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके कॉलेज के बारे में बताइए, आप किस कॉलेज में पढ़ाई करते हो, और अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल शेयर करिए हमारे व्यूअर्स को। सर, मेरा नाम धनंजय पटेल है। करेंटली मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ NIT राउरकेला में, और मेरी जो डिग्री है वो माइनिंग ब्रांच पे है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरा होम टाउन धर्मजयगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है। और मैंने अपनी स्कूल लाइफ की स्टडीज़ DAV स्कूल से कंप्लीट की है। और मेरा जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM थे। और मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, मोबाइल गेमिंग ये है। और मैं माइनिंग ज्ञान से लास्ट 1 और 2 ईयर से अटैच्ड हूँ। इनिशियल ईयर्स में मैं यूट्यूब के वीडियोस ही देखा करता था जब मैं थर्ड ईयर में था। एंड आफ्टर कमिंग टू फाइनल ईयर आई हैव जॉइंड द अर्जुन बैच ऑफ माइनिंग ज्ञान। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर वाला है, तो ऐसा क्या था कि जिसने आपको माइनिंग लेने पे मजबूर करा? क्योंकि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर वाला है, माइनिंग आपके लिए बिल्कुल ही न्यू होगा। तो ऐसा क्या सडन शिफ्ट आया कि आपने माइनिंग ही चूज करा इंजीनियरिंग में? और भी ब्रांचेस का ऑप्शन था आपके पास, सिविल का होगा, मेटलर्जी का होगा, तो आपने माइनिंग ही क्यों चूज करा? यस सर, मेरे पास और भी ब्रांचेस के ऑप्शन थे सर, बट मेरा जो घर है उसके नियर बहुत सारे माइंस हैं सर, और मैं थोड़ा सा होम सिकनेस या घर से अटैच्ड पर्सन था, तो मेरे आसपास जो बेस्ट इंजीनियरिंग का जॉब ऑप्शन था वो माइनिंग ही था सर। तो मुझे बचपन से ही थोड़ा लग गया था कि माइनिंग इंजीनियर बनना है, घर में रहेंगे, सुबह ड्यूटी जाएंगे, शाम में वापस। तो ऐसा करके फिर माइनिंग से थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हो गया। फिर आसपास माइंस में बहुत सारे भैया लोग भी और दोस्त भी कुछ कुछ माइनिंग में है, तो थोड़ा बढ़ते गया सर, तो फिर माइनिंग ही सही लगा। आपका बैकग्राउंड माइनिंग का नहीं है, बट आप माइनिंग एरिया से आते हो एंड आपने अपने आसपास माइंस वगैरह देखा है, आपके दोस्त लोग माइंस में थे, आपके भैया माइंस में थे। तो ये भी एक कारण है यस कि सर। आपने माइनिंग चुना, जो कि बहुत सही बात है। मेजोरिटी ऑफ द लोगों का ये भी कारण होता है। तो यस सबसे सर। पहले मैं आपके कॉलेज के बारे में जानना चाहूँगा, NIT राउरकेला के बारे में, क्योंकि वहाँ से हमेशा से गेट में अच्छे अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इस बार भी जो ऑल इंडिया रैंक हो रहे हैं अनिमेश बारिक, वो भी हाँ NIT सर, राउरकेला के ही दोस्त। हैं। तो NIT राउरकेला के हाँ बारे में थोड़ा बताइए, और वहाँ ऐसा क्या है कि वहाँ से इतने सारे रैंकर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं? सर, NIT राउरकेला का क्या है, एक जो शेड्यूल है थोड़ा हेक्टिक होता है। हेक्टिक इन द सेंस कि मतलब सुबह 8 से 5 तक हम लोग जनरली बिजी रहते हैं। तो ऐसा जो बिजी रहने की वजह से हमारी हैबिट बन जाती है कि हार्ड वर्क करना नॉर्मल सा हो जाता है सर। तो जब पढ़ने बैठते हैं तो 4-5 घंटे पढ़ना नॉर्मल लगने लगता है। तो आप ऐसा डिस्ट्रेस या फिर हैवी वर्क कर रहा हूँ करके फील नहीं होता आपको। फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा हैबिचुअल बना दिया जाता है हार्ड वर्क के लिए। तो फिर जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जब आप पढ़ रहे होते हो, तो पढ़ते वक्त आपको लगता नहीं है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा करके मतलब एक जो थकने वाली टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है वो नहीं आती सर।
और जो कोर्सेज होते हैं सर वो मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो गेट में आते ही हैं सर, खासकर माइनिंग के लिए। बाकी डिपार्टमेंट्स का तो उतना पता नहीं। माइनिंग के जो भी कोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं गेट ओरिएंटेड है और एक ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं सर सारे सब्जेक्ट्स का। और प्रोफेसर भी सर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जैसे एक गोरई सर हैं हमारे यहाँ, और सैन राम सर, ऐसे करके और बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है सर वो सारी चीज़ों में। एनआईटी राउरकेला तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ से हमेशा ही रैंकर्स प्रोड्यूस होते रहे हैं। और एक ही गोराई सर है जिनका बुक्स हम लोग बनाते हैं एज अ माइनिंग हाँ सर। एस्पिरेंट गेट के लिए और फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो उनका गाइडेंस भी आपके साथ तो रहा ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आप उस यस कॉलेज से सर। हो। तो यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धनंजय जी। तो अ, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, सबसे मेन चीज़ जिसके लिए पॉडकास्ट हमने करा है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट करा था? सबसे पहले आप ये हमारे व्यूअर्स यस को सर। बताइए। यस सर। सेकेंड ईयर तक तो गेट का हमको उतना नॉलेज नहीं था सर। मतलब गेट होता है माइनिंग के लिए, होता है सीआईएल आता है, इतना पता था बस। बाकी गेट में पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सब सेकेंड ईयर तक उतना क्लैरिटी नहीं था। फिर जब थर्ड ईयर में आए और श्योर हो गए कि अब तो कोर में ही जाना है, बाकी ऑप्शंस नहीं है, फिर थोड़ा अब देखने लगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन गेट ही दिखा, क्योंकि गेट के थ्रू सीआईएल और बाकी पीएसयूज क्या है रिक्रूट कर रही थी सर। तो थर्ड ईयर में फिर पता चला कि माइनिंग यान करके एक कोचिंग है जहाँ मतलब कम फीस में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और ज़्यादा मटेरियल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फीस। ऐसे करते करते फिर देखा यूट्यूब में कंटेंट देखे। थर्ड ईयर तक मैंने कोई बैच नहीं लिया था, ना क्रैश कोर्स ना कुछ नहीं। तो यूट्यूब से ही जो भी माइनिंग ज्ञान का थोड़ा बहुत वीडियो था, तो जो भी क्लैरिटी उससे आया देखा, अच्छा लगा था। लेकिन मैं उतना सीरियस नहीं था थर्ड ईयर में एग्जाम्स को लेके। तो फिर वही यूट्यूब से और पीआईक्यूज जो भी ऑनलाइन यूट्यूब माइनिंग ज्ञान वालों ने सॉल्व किए थे, वो सब देख के ऐसे ही रफली एग्जाम देने गया था, तो उसमें भी 478 रैंक आ गया था सर थर्ड ईयर में। तो फिर लगा कि मतलब जो भी माइनिंग ज्ञान वाले पढ़ा रहे हैं वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद क्लैरिटी आ गया कि अब जब इतना मतलब थोड़ा सा करके इतना आ जा रहा है तो थोड़ा और कर लेंगे तो अच्छा ही जाएगा। और जैसे कि बैच स्टार्ट होने से पहले एक सर माइनिंग यान का एक वीडियो आता है जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसा करके, जो बताते हैं अपना कोर्स प्लान की यहाँ से यहाँ तक हम ये पढ़ाएंगे, फिर ये। तो थर्ड ईयर जैसे ही खत्म होने वाला था, वो वीडियो मैंने देखा, तो उसमें लगा मतलब विनोद सर ने वो वीडियो बनाया था। वो बताया कि यहाँ तक हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक ये वो मतलब एग्जाम से 3 महीने पहले तक कोर्स कंप्लीट होने का वो वीडियो बना दिए थे। फिर उसके बाद जो भी जनरल एक स्ट्रेटेजी रहती है वो बता दिए थे। तो अब फर्स्ट मतलब थर्ड ईयर में इतना बिलीव आ गया था कि ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब जितना बोल रहे हैं फॉलो कर लें, रैंक आ जाएगा। तो वही बिलीव के थ्रू, और फिर साथ ही साथ जैसे वीडियोस आते थे, जैसे वीडियो आ गया, मैं मतलब लाइव तो अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि क्लासेस और बाकी चीजें रहती थी। तो जैसे ही वीडियो आए तो आज शाम को या रात को वो वीडियो देख लेते थे। बैकलॉग बस नहीं रखना था सर। तो वीडियो आया देख लो, अब वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया, तो क्वेश्चन जैसे जो क्लास में कराए हैं उसको दोबारा रिवाइज कर लो, या तो क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं सर ऑनलाइन, या फिर जो बुक्स मिले हैं माइनिंग ज्ञान के उसमें से थोड़ा थोड़ा करके रोज 10-10 क्वेश्चन भी अगर डेली एक एक सब्जेक्ट का बना रहे हो, जैसे आज दो सब एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट की क्लास होते थे सर, तो तीनों के 10-10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बना लिए, या दो के 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लिए। तो ऐसा करते करते सर आपके पास साल भर का अगर टाइम है तो इनफ होता है सर। काफ़ी अच्छी एंड डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने बताई है कि आपने कब शुरू करा। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अपना प्रिपरेशन जर्नी मोस्टली थर्ड ईयर के एंड से एंड स्टार्ट थर्ड करा ईयर था, एंड, ये सर अप्रैल से। बट आपने थर्ड ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ के माइनिंग ज्ञान का थोड़ा बहुत यूट्यूब लेक्चर सुन के बुक्स वगैरह यस सर। पीवाईक्यूज वगैरह बना के आपने अटेम्प्ट किया था गेट, एंड आपकी रैंक 478 थी, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। सर 478 से। तो फाइनल ईयर में आपने ऐसा क्या करा कि एट सडन जंप रैंक हुआ आपका 478 टू 33? ऐसी कौन सी गलतियां अवॉइड करी आपने इन फाइनल ईयर जिससे आपका सर इतना फाइनल ईयर ड्रास्टिक में, चेंज आया रैंक में? यस सर, एक तो मैंने प्रॉपर बैच लिया था सर, तो साथ ही साथ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही थी और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रॉपर कर रहा था। और मैंने इस बार अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सर। जैसे थर्ड ईयर में मैं एग्जाम से बस 1 महीने ही पहले जो भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, और इस बार क्या है कि लगभग लगभग नियरली 10 मंथ पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर एग्जाम से। तो ऐसे करते करते मेरा कोर्स जो है नवंबर एंड तक खत्म हो गया था सर। जो गेट के लिए जो हमारा कोर्स होता है माइनिंग का, वो नवंबर एंड तक खत्म हो गया था सर। तो उसके बाद दिसंबर में छुट्टी आ गई थी, तो मैं वहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो दिसंबर में पढ़ाई नहीं की। फिर जनवरी फरवरी में रिवीजन करके एग्जाम दिया था सर। तो और देखिए जैसे कि मतलब डेली 2-2 3-3 मतलब 4-4 घंटे लेक्चर्स आते हैं सर, 4-4 घंटे 3-3 घंटे, तो उतना टाइम निकल जाता है। और मतलब मैं जीरो मतलब 1x में तो नहीं देखता था, 2x या फिर 1.5x में देखता था, तो उसमें और कम टाइम लगता था। तो उसके हिसाब से वो साथ में मैनेज हो जाता था सर अकेडमिक से। हम्म, काफ़ी सही बात बताई है आपने धनंजय जी। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा प्रिपरेशन को लेकर,
कि बहुत डाउट रहता है हमारे एस्पिरेंट्स में, हमारे व्यूअर्स में, कि रूटीन क्या होना चाहिए, एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का। तो आपका रूटीन क्या था और आपने कैसे फॉलो करा था अपने रूटीन को? अपने रूटीन के बारे में अगर बताइएगा। यस सर। जनरली हमारे क्लासेस सर 8 से 5 तक तो क्लासेस ही होती थी। तो सुबह वैसे जल्दी उठने वाला नहीं था, तो मैं वही 7 बजे उठ के क्लास गए, फिर 5 बजे आए। 5 बजे से 6 बजे तक तो रेस्ट ऐसे ही नॉर्मली कर ही लेते हैं हम लोग। फिर 6 से 8 2 घंटे एक जो भी लेक्चर्स आए हैं वो देख लिए। अगर मे बी 3 आवर्स या 4 आवर्स के लेक्चर हैं तो 2 घंटे में मान के चलो 3 आवर्स के लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे 1.5 एक्स में देखोगे तो। फिर 8 बजे सर मैं जनरली 8 से 9 डिनर और रेस्ट ऐसे थोड़ा टहलने का मतलब मूड मूड फ्रेश करने के लिए रहता था। फिर 9 से 12 तक मतलब 9 से 11 तक तो मैं लगभग लगभग क्वेश्चंस या फिर जो है वो बना लेता था पहले एक बार बीच में, जो भी प्रैक्टिस करने होते थे। फिर उसके बाद 11 से 12 या 10:30 से 12 जो भी है उसमें जो बचे हुए लेक्चर्स अगर हैं तो वो कंप्लीट कर लेता था सर। तो ऐसा करके डेली बेसिस पे ना क्वेश्चंस और लेक्चर होते जाते थे सर। तो ऐसा इशू नहीं आया कभी। और जो टेस्ट होते थे सर वो जनरली संडे को होते थे सर, तो संडे को डे वाला शेड्यूल खाली होता था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता था सर बाकी शेड्यूल। टॉप इन्फॉर्मेटिव बात बताई है आपने धनंजय जी। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। कि देखिए, पढ़ तो सब लोग लेते हैं, गेट की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, सभी लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे मेन रोल है, जो कि मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने भी गेट एग्जामिनेशन दिया था, जो कि मैं समझ पाया हूँ कि रिवीजन का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है प्रिपरेशन में, किसी भी एग्जाम यस। की प्रिपरेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन में। तो आपने वो रिवीजन को कैसे टैकल करा था? रिवीजन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी? रिवीजन पे थोड़ा सा डिटेल में फोकस करके बताइए हमें। यस सर। सर जैसे 5 दिन क्लासेस हमारे चली मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो मंडे से फ्राइडे डे टाइम हमारा कॉलेज में बिजी रहता था सर, तो शाम को हम बस जो लेक्चर्स आते थे वही कवर कर पाते थे। तो शाम में सर रिवीजन वो 5 दिन में मंडे टू फ्राइडे नहीं हो पाता था सर। लेकिन सैटरडे संडे कॉलेजेस की छुट्टी होती है सर हमारी, और जो लेक्चर्स आते हैं वो वही 4 आवर्स के ही आएंगे। तो फिर जो दिन का जो टाइम था वो एक्स्ट्रा बचता था सर, तो उस टाइम में वीकली रिवीजन कर करके ऐसा ये रिवीजन का इशू नहीं आया सर। अगर वीकली रिवीजन कर लेते हैं तो सर वो इनफ होता है सर। ऐसे हर वीक का जो इस वीक पढ़ा है वो पढ़ लिए, पिछले वीक का पढ़ लिए, और साथ में जब जब टेस्ट आया तब एक बार और पढ़ के टेस्ट दे दिए। तो 3 बार रिवीजन अगर आप पहले कर रहे हैं और 1-2 बार एग्जाम से पहले, तो ऐसे करके 5-6 बार रिवीजन हो ही जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता सर। बस सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इस वीक का रिवाइज किए नेक्स्ट वीक का छोड़ दिए तो फिर दिक्कत होने लगता है सर। एक बार बैकलॉग आ गया सर फिर आप प्रेशराइज होने लगते हो, लगता है कि नहीं अब छूट जा रहा है, ज़्यादा हो गया, तो फिर चीज़ें छूटने लगती हैं सर। तो बस वही कंसिस्टेंसी आप मतलब नॉर्मल रोज दिन थोड़ा थोड़ा मतलब 3 आवर्स भी अगर कोई दे रहा है ना सर 1 साल से, तो अंडर 50 आ जाएगा सर। आपने इतनी अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो की है, तभी तो 33 रैंक आया है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। एंड हमारे व्यूअर्स को यस ज़रूर सर। हेल्प मिलेगा इससे। तो ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात, हमने काफ़ी बातें कर ली। चलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर बात करते हैं। आपने माइंड विजिट करा था क्या कॉलेज की तरफ से? हाँ सर, सीसीएल गए थे हम, चूरी कोलफील्ड, जो रांची में है सर। अच्छा। वो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग सिर्फ प्रोजेक्ट है। तो आपने सिर्फ एक ट्रेनिंग करा था या फिर 2-3 ट्रेनिंग करा था? क्योंकि जनरली कॉलेज एक में नॉर्मल 2-3 विजिट ट्रेनिंग के लिए, प्रोवाइड किया जाता है। हाँ सर, एक नॉर्मल विजिट 2 डे विजिट के लिए यूसीआईएल गए थे, और 2 मंथ के लिए फिर सीसीएल गए थे। बस 2 ही मंथ्स में गए थे सर कॉलेज की तरफ से। तो थोड़ा-सा माइंड विज़िट के बारे में बताइए। आपने वहाँ पर क्या देखा? कैसा रहा? और उसने आपको कितना हेल्प करा आपकी गेट प्रिपरेशन में? क्योंकि हम लोग गेट में क्या होता है, हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं 3-4 यस साल, सर। बट प्रैक्टिकल एक्सपोज़र का कितना ज़्यादा रोल है गेट प्रिपरेशन में, एंड एज़ अ माइनिंग इंजीनियर भी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा एम्फैसिस करिए। यस सर। सर जैसे कि मैं सीसीएल चूरी कोलफील्ड गया था जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। तो अंडरग्राउंड माइंस क्या है, इंडिया में ओपन कास्ट कंपैरिजन में कम है सर। और वो वाला मतलब जो माइंस मैं गया था वो अच्छे से डेवलप्ड माइंस है, वहाँ कंटिन्यूस मैनर से वर्किंग हो रहा है सर। कंटिन्यूस माइनर और बैटरी हॉलर, बुल्टर, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट थी सर। तो ऐसा कोई मतलब मशीनरी नहीं था जो मैं नहीं देख पाया। और यूसीआईएल जैसे गए थे तो वहाँ एसडीएल और बाकी मशीनरीज भी देख लिए थे सर। तो आप जैसे जानते हैं सर कि गेट में मशीनरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मशीनरी पे बेस्ड। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली देखे रहेंगे तो आप थोड़ा इमेजिन कर पाते हैं सर कि हाँ अगर उसका बकेट फिल कैपेसिटी इतना दिया है तो इसके बारे में बोल रहा है, कैपेसिटी के बारे में बोल रहा है तो इसके बारे में बोल रहा है, डाउन टाइम रन टाइम के बारे में बोल रहा है तो किसके बारे में बोल रहा है। ऐसी सारी चीज़ें सर प्रैक्टिकली देखने से ज़्यादा क्लियर होते हैं सर। और जैसे कि अपना ये इंक्यूबेशन पीरियड और बाकी चीज़ें सर, जैसे हम कोल माइंस गए थे सर तो पिलर्स, रोडवे, गैलरी सारी चीज़ें देखे सर। तो डिज़ाइनिंग, आपका एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालना क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल इमेजिनेशन जो है हमारी सर ज़्यादा क्लियर होते जाती है सर, जितना अच्छे से हम रियलिटी में देख पाते हैं आमने सामने। और सर वहाँ जो माइंस मैं गया था वहाँ रूफ बोल्ट यूज़ हो रहे थे सर।
तो जो जियो मैकेनिक्स में मतलब मेजर टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ें भी। और एक्सेस के लिए वहाँ डिक्लाइन था सर। और मैन राइडिंग सिस्टम के लिए भी मशीन्स थे हाँ, सर। तो ऐसे करके बहुत सारी मशीनरीज और वर्किंग्स दिखे थे सर। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है दोनों ट्रेनिंग्स के बारे में, जितना आपने करा है मैन राइडिंग सिस्टम वगैरह, एंड्रॉइड मशीन्स वगैरह, एंड आपने बताया है कि कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़रूरी होता है एज अ माइनिंग इंजीनियर, क्योंकि हम लोग बुक्स में पढ़ते रह जाते हैं, बट जब तक उन्हें सामने से ना देखें तो वो रियलिटी चेक नहीं मिलता है कि कैसा मशीन्स होता है, कैसा वर्किंग लाइफ होता है माइंस में, कैसा मेथड दिखता है बोर्ड एंड पिलर, या कैसा स्टोप दिखता है मेटल माइनिंग में। ये सब आपको जाकर ही चलता है पता, एंड नो डाउट गेट प्रिपरेशन में इसका आपको सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस तो रहा ही होगा ऑफ कोर्स। तो चलिए हम वापस यस आते सर। हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो करे थे, लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट बुक्स, और जस्ट एक सिंगल बुक बनाया था आपने माइनिंग ज्ञान का? नहीं सर, रिसोर्सेज के ऐसा बारे में कोई थोड़ा प्रॉपर बताइए। प्रॉपर बुक्स फॉलो नहीं किया था। क्वेश्चंस ही एक एक गोले से लगाए थे और कॉन्सेप्ट के लिए जो वीडियोस देखे थे उसी से नोट्स बनाए थे। और अलग कोई बुक फॉलो नहीं किया था सर। क्वेश्चंस के लिए बस इधर उधर से जैसे जो भी कहीं भी मिल जाए, जैसे टेस्ट में हो गए, ये माइनिंग ज्ञान के बुक्स में हो गए, या कोई अदर साइट्स पे मिल गए, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस इधर उधर से बहुत लगाए थे। बाकी बुक्स एज सच कोई फॉलो नहीं किया था सर। जो भी वीडियोस में था उसके बस नोट्स बनाए थे और उसी को रिवाइज किया था। पीवाईक्यूज का क्या रोल रहा था आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? क्योंकि पीवाईक्यूज का जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो पीवाईक्यूज का किस हद यस तक सर। रोल रहा था, क्या एक्सटेंट तक रोल रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस सर। सर जब हम पहली बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या किसी कॉन्सेप्ट में हमको क्लैरिटी आया कि नहीं चेक करना होता है सर। तो अब अगर आप पीआईक्यू देखते हैं, पीआईक्यू बनाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, तो इस ईयर के क्वेश्चन भी मेरे से बन जाएंगे सर। वो आपको क्लैरिटी देता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना सही है, आप कहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला पाए हैं। तो ऐसा करके सर पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सही बात बताइए आपने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एनआईटी राउरकेला के स्टूडेंट हैं, तो मैंने जहाँ तक मैंने ऐसा सुना है कि एनआईटी राउरकेला में प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा होता है। तो यस सर। आपका कहीं प्लेसमेंट हुआ है इन माइनिंग डोमेन? यस सर, जीएमडीसी में प्लेसमेंट हो गया है सर। तो कितना टफ था धनंजय जी जीएमडीसी के लिए प्रिपरेशन करना, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना, साथ में गेट को भी बैलेंस करना, एंड जैसा कि आपने बताया एकेडमिक बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है एनटी राउरकेला में, तो आपने कैसे इन तीनों चीज़ों को मैनेज करा, प्लेसमेंट, एकेडमिक एज वेल एज गेट प्रिपरेशन को? कितना कठिन था और आपने कैसे मैनेज करा इन चीज़ों को, इसके बारे में यस थोड़ा सर। सा बताइए। सर एज सच प्लेसमेंट में जो होता है सर, उसमें 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड तो अपना वही टेस्ट होता है, एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस गेट के जैसे ही रहते हैं सर। ज़्यादा डेविएट नहीं करता। तो आप गेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और बचे 2 राउंड जो होते हैं जीडी और इंटरव्यू होते हैं सर। तो जीडी जो है ग्रुप डिस्कशन, वो आप नॉर्मल अपने टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी ठीक है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा सर। और उसमें भी जो टॉपिक्स आते हैं वो जनरली माइनिंग के ही आते हैं सर। तो आप अगर मतलब गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, माइनिंग डोमेन में आपका अच्छा नॉलेज है, तो जीडी में भी आपको दिक्कत नहीं होता सर। और इंटरव्यू में भी माइनिंग ऑफिशियल्स ही ज़्यादातर रहते हैं सर। तो वो भी जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो माइनिंग के रिलेटेड ही रहते हैं, और थोड़े बहुत एचआर क्वेश्चन रहते हैं जो उतने टफ नहीं होते सर। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल चुका ही रहता है, तो सर तो इंटरव्यू और जीडी ये सारी चीज़ों में भी ना माइनिंग रिलेटेड टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होता सर। आपने हमारे व्यूअर्स को गेट प्रिपरेशन के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी काफ़ी टिप्स दे दिए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग अपने इस पॉडकास्ट सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो थी प्रिपरेशन की बात, ये तो थी आपके माइंड विजिट की बात, ये तो थी आपके प्लेसमेंट्स की बात। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो 3 घंटा का एग्जामिनेशन होता है गेट का, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। आपका क्वेश्चन कैसे आपने अप्रोच किया, कौन कौन से क्वेश्चन आपको कठिन लगते थे, किस किस टॉपिक उसमें आपको कठिन लगते थे, उससे कैसे टैकल करा आपने वहाँ पे, ठीक है, एंड टाइम मैनेजमेंट जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर होता है किसी भी रैंक अचीवमेंट के लिए, इसके बारे में थोड़ा यस सा सर। डिटेल में बताइए हमें इन 3 घंटों के बारे में। यस सर। सर एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स का है, तो आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते सर। और क्वेश्चंस कुछ कुछ लेंदी आ जाते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन में भी नहीं फंसना होता है सर। तो इनिशियली मैंने क्या किया कि मेरा एप्टीट्यूड हमेशा से थोड़ा स्ट्रांग ही रहा है सर। तो मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन को सबसे पहले खत्म कर ही लिया। उसमें मेरा इंग्लिश वीक था, तो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ दिया था। बाकी जब इधर कोर और मैथमेटिक्स एक साथ होते हैं सर, अलग अलग नहीं होता। मैथमेटिक्स बीच बीच में आएगा कोर के क्वेश्चन के सर। तो मैंने क्वेश्चन एक साइड से मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था कि पीछे से स्टार्ट करूंगा या पहले वेंटिलेशन बनाऊंगा या पहले ज्योमेट्री बनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं सोचा था सर। पहले एप्टीट्यूड मैंने खत्म कर लिया, तो उसके बाद सीरियल वाइज जाते गया सर। अगर आप क्वेश्चन एक 10 सेकंड दो इनिशियल क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को 10-20 सेकंड आप पढ़ो, आपके मन में अगर आया कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या आगे हो रहा है,
तो उसको तुरंत अटेम्प्ट कर लो, या तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाओ, उसको बाद में देखना। मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बहुत से ऑप्शंस होते हैं सर गेट के एग्जाम में, आप टिक कर सकते हो, बाद में आ सकते हो बाकी चीज़ें। फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, ऐसा करके मेरे लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट ठीक ही गए थे सर, सभी सब्जेक्ट्स में लगभग उतने ही मार्क्स आए थे, एक एक दो दो क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में गलत हुए थे। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बोलोगे तो सिस्टम इंजीनियरिंग वेंटिलेशन ये मेरा ज़्यादा सही था। और इस बार सर मतलब मेरा जियोमैग्निक्स मुझे थोड़ा डर लगता था सर, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत फार्मूला होता है। तो इस बार का ऐसा जियोमैग्निक उतना टफ नहीं आया था सर, मतलब जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्वेश्चन वैसे नहीं आए थे, तो थोड़ा वो ठीक लगा सर, तो उसकी वजह से थोड़ा स्कोरिंग ईजी हो गया सर। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा इसी के रिलेटेड कि मॉक टेस्ट का कितना ज़्यादा रोल था आपके गेट प्रिपरेशन में? क्योंकि नो डाउट मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है किसी प्रिपरेशन में। यस तो सर। मॉक तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे और उसका क्या इम्पोर्टेंस था? और आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज़ करते थे? इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। यस सर। सर जो वीकली एमएमटीज जो होते थे, मैं जनरली सारे एमएमटीज अटेम्प्ट कर लेता था सर। तो जैसे कोई अटेम्प्टी एमएमटी मतलब आप जो मंथली पढ़े हो उसके बेस पे टेस्ट दिए, तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट में किस किस टॉपिक्स पे कहाँ कहाँ वीक हो। तो अगर आप मंथली टेस्ट दे रहे हो तो आप अपनी मंथली वीकनेस को जल्दी से रिजॉल्व करके आगे के लिए फिर आपको कोई इशू नहीं होगा सर। और एक नॉर्मल मॉक टेस्ट जो एक साथ मतलब ऐप्स पे अपलोड हो जाता है, वो मैंने 5-7 नॉर्मल मॉक टेस्ट दिए थे और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4-5 दिए थे सर। तो ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट तो नहीं दिए थे, बट वो इनफ था सर, क्योंकि मैं एमएमटी हर मंथ दे रहा था, तो 10 वो हो गए थे और 10-12 यहाँ से हो गए थे सर। तो हर मॉक टेस्ट के बाद मैं क्या करता था सर कि वो जो भी क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ आ जाते थे उसको देखता था, जो जो गलत हुए, जिस जिस टॉपिक पे गलत हुआ उसको पहले देखता था क्यों गलत हुआ, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, या मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, या फिर कुछ और रीज़न है कि मैं हड़बड़ा गया और कुछ और टिक कर दिया, या मैंने सोचा नहीं कि ये भी हो सकता है करके। तो ऐसे करके सारी वीकनेसेस को अपने सर देखा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लिए कि कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है अच्छे से, क्योंकि ये कैलकुलेटर सर क्योंकि डिफरेंस होता है जो हमारे गेट में कैलकुलेटर होता है और ये नॉर्मल कैलकुलेटर से सर, इसमें थोड़ा आगे पीछे इक्वेशंस और मतलब ऑपरेशंस को आगे पीछे थोड़ा लगाना होता है सर नॉर्मल कैलकुलेटर कंपैरिजन में। और रही बात सर बाकी क्वेश्चंस की, तो जैसे ही अगर किसी टॉपिक में मैं गलत हूँ या मेरे को नहीं आ रहा है, वो मेरे को मॉक टेस्ट से पता चल गया सर, तो मैं उसके बाद उस टॉपिक को उसी दिन या उसी 1-2 दिन में कवर कर लेता था सर, ताकि वो बाद में रह ना जाए, क्योंकि जो छूट गया सर वो छूटते ही रहता है सर, वो दोबारा कवर करना मुश्किल होता है। और जो बाकी क्वेश्चंस जो नहीं पढ़ा होता था और जैसे कभी अटेम्प्ट कर दिया, या कुछ क्वेश्चन कभी आ गए जो बाकी के सब्जेक्ट्स के हैं जो मैं अभी नहीं स्टार्ट किया हूँ, तो उसके लिए फिर वो बाद में लिखता था सर उसको, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी लीव करके रखने चाहिए सर, बस याद होना चाहिए कि आप क्या छोड़ें। हमारे व्यूअर्स और मैं भी इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपने बताया मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस एंड कैसे-कैसे आपने चीज़ों को एनालाइज़ करा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया लास्ट कुछ सवाल बचे हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका प्लेसमेंट जीएमडीसी में हो चुका है। तो इन फ्यूचर यस आपका सर। करियर ऑप्शन क्या होने वाला है? या फिर जीएमडीसी में आप जॉइन करोगे या फिर इस रैंक से आपको पीएसयू से नो डाउट मिल ही जाएगी कोल इंडिया। तो आप कोल इंडिया जॉइन करने यस का सर। प्लान है जीएमडीसी या फिर आप पढ़ाई को कंटिन्यू रख के आगे एमटेक और पीएचडी के बारे में सोचे हो? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए करियर ऑप्शन। एज सच मेरा कोई एमटेक और पीएचडी का प्लान तो नहीं है सर। इनिशियली तो मैं जीएमडीसी ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि वो अभी तुरंत 1-2 महीने बाद हो जाएगा। उसके बाद जब सीआईएल की वैकेंसीज और फॉर्म आएंगे सर, तो मैं सीआईएल में शिफ्ट करना चाहूंगा सर। एज अ अगर जॉब वाइज कोर सेक्टर में बोलेंगे तो सर, तो सीआईएल मेरा ड्रीम कंपनी है सर। हाँ, सीआईएल हर एक माइनिंग इंजीनियरिंग का ड्रीम कंपनी होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एंड इकलौता महारत्ना कंपनी है फॉर माइनिंग इंजीनियर। यस सर। ठीक है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे और क्या गलतियाँ जो वो अवॉइड करें इन फ्यूचर गेट 2027 एग्जामिनेशन के लिए? यस सर। सर जैसे कोई गेट 27 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है, या अभी कर रहा है, या 1-2 महीने बाद भी कर रहा है, उसको बस ये याद रखना है कि उसको कंसिस्टेंट रहना है सर, और डिमोटिवेट नहीं होना है सर, खासकर पॉजिटिव अप्रोच होना है। जैसे कभी कुछ छूट गया या मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए, मेरे भी कई बार कम नंबर आए थे सर, जैसे 30 नंबर आए, 27 आए, ऐसा भी हुआ था सर। तो ऐसे बहुत कम नंबर आने पे भी सर आपको सोचना नहीं है कि मॉक टेस्ट खराब गया तो आगे और खराब होते जाएगा, या मैं मेरे से नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव अप्रोच नहीं लाना है। अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो तो रोज 3-3 घंटा आपका कंटिन्यू रखना है। मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपको रेगुलर रहना है सर। और वही टाइम टू टाइम, मतलब अगर आप जैसे माइनिंग ज्ञान में अगर कोई जुड़ रहा है सर, या अगर नहीं भी जुड़ रहा है, अगर जो माइनिंग ज्ञान में जुड़ रहा है वो बिलीफ रखें सर कि अगर ये कोर्स स्टार्ट किए हैं तो टाइम पे खत्म करेंगे, हमको रिवीजन का इनफ टाइम मिलेगा, और मॉक टेस्ट के भी सारे मटेरियल मिलेंगे सर। ऐसा नहीं कि मतलब कई बच्चे सर हमारे साथ जो जुड़े थे, वो मैं देखता था ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ रहे होते थे कि सर इसका क्लास कब होगा, सर ये नहीं होगा क्या, सर ये ऐसा होगा क्या।
तो ऐसा सर ज़्यादा हड़बड़ाने से नहीं होता, थोड़ा पेशेंस रख के अगर माइनिंग ज्ञान में आप जुड़े हैं तो थोड़ा फॉलो कीजिए सर जो बता रहे हैं वो, क्योंकि टाइम से कवर हो जाता है सर। या फिर कोई और कोचिंग भी ले रहा है तो उसको बिलीव रखना चाहिए सर, अगर कोचिंग ले रहा है तो। और अगर कोई अपने से पढ़ रहा है सर तो अपना स्ट्रेटजी पहले ही बना ले कि वो कितने मंथ में क्या कवर करना चाहता है, कि कितने मंथ टेस्ट देना चाहता है, कब कब क्वेश्चन देना चाहता है। क्योंकि सर हर बच्चा एक जैसा नहीं पढ़ता सर, जैसे मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को मतलब सुबह और रात दोनों सही नहीं लगता, दोपहर में पढ़ने का ट्राई करते हैं। ये आप कुछ कुछ तो हमारे जॉब वाले भी अटेम्प्ट करते हैं सर, तो उनका शिफ्ट चेंज होते रहता है, तो उनको भी अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है सर। तो ऐसा मैं कुछ स्पेशल तो नहीं बोलूँगा सर, बाकी कंसिस्टेंट रहना है, अपना प्लान जो है मतलब फिक्स रखना है सर। कुछ चीज़ें इधर-उधर होने से डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे सर हम लोग के टाइम अभी 2026 का सीआईएल का कोई रेगुलर वैकेंसी का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया सर। तो जिसकी वजह से हमारे बैच के यहाँ तक कि मैं भी सर बीच में डिमोटिवेट हो रहे थे कि वैकेंसी तो नहीं आ रहा है, कोई अच्छा पीएसयू तो आ नहीं रहा है, तो क्यों पढ़ें? ऐसे क्या ही होगा करके। तो ऐसे नहीं है सर, रैंक आएगा तो वो काम आ ही जाता है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि ये नहीं आ रहा, क्योंकि आगे पीछे करके कंपनीज भी आ जाएंगी, और नहीं भी आए तो भी सर बहुत से ऑप्शन, जैसे आईआईटीज में हम टेक कर सकते हैं, और बहुत से ऑप्शन गेट रैंक अगर आपके पास है तो खुले रहते हैं सर। धनंजय जी, आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि आप एक बहुत ही डिसिप्लिन एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही पेशेंट पर्सन है। एंड आप जैसे व्यक्ति का रैंक 33 आना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू हमारे सर। व्यूअर्स को अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वैल्यूबल इंसाइट्स देने के लिए। तो मैं अपनी और माइनिंग ज्ञान टीम की तरफ से आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। एंड बहुत ही थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 33 इन गेट एंड प्लेसमेंट इन जीएमडीसी। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.